Greetings again, everyone. So, we are here again with another video, another topic. Topic being crime and offense. I've seen in one of the comments there were few people who commented about knowing the difference between crime and offense when I was dealing with one of the video in which I was dealing with some topics in IPC. तो वहाँ पर कुछ लोगों ने नीचे पूछा कमेंट्स में कि क्राइम और ऑफेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। एक बहुत ही बड़ी दुविधाजनक ये एक स्थिति है कि हमें क्राइम और ऑफेंस का जो डिफरेंस जानना है वो क्यों जानना है, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्राइम बोलना है कि ऑफेंस बोलना है। दूसरी चीज कि क्या क्राइम और ऑफेंस एक ही चीज है। अब क्राइम और ऑफेंस एक ही चीज है कि नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा और फिर आज का जो कॉन्टेम्पररी कॉन्टेक्स्ट है ये समझना पड़ेगा। मतलब आज क्या है, अब क्या है क्राइम और ऑफेंस का बीच का डिफरेंस, और बैकग्राउंड में क्या था कि क्या कोई डिफरेंस है या कभी भी नहीं था। क्योंकि दुविधा क्या है, दुविधा ये है कि क्राइम जो है टर्म, ये हम बोलचाल की भाषा में तो प्रयोग में ला रहे हैं, मतलब वी आर यूजिंग इट इन द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। व्हेन वी टॉक टू सिविलियंस और वी आर टॉकिंग इन द कोर्ट, वी सेल्डमली, वो नॉट सेल्डमली, वी फ्रीक्वेंटली एंड यूजुअली स्पीक द टर्म क्राइम। ऑफेंस वर्ड तो हम बहुत ही कम बोलते हैं, जबकि वकालत में अगर एक वकील के पेशे को देखा जाए और एक जज का स्कोप देखा जाए तो दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों कानून के ज्ञाता हैं, और कानून में जिस जिस कॉन्टेक्स्ट को या फिर जिस भी इवेंट को कैसे डिफाइन किया गया है वही टर्म यूज करना हमारे लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है। इसी को टेक्निकल जार्गन बोलते हैं, मतलब वो शब्द जो आपके प्रोफेशन में यूज करे जाने चाहिए और उनका यूज प्रॉपर है। जैसे अगर आप मेडिकल साइंस में हैं तो आप जनरली वो सब शब्द यूज नहीं करेंगे जो हम हो सकता है सिविलियंस यूज करते हों। फॉर एग्जाम्पल दे विल बी यूजिंग सम टर्म्स विच आर वेरी पेक्यूलियर टू देम, कि अगर फेफड़े में कोई बीमारी हो गई एक नॉर्मल टर्म होगा और एक उनका मेडिकल लैंग्वेज में कोई टर्म होगा। तो जब मेडिकल लैंग्वेज में जो टर्म यूज करेंगे तो आपस की बोलचाल की भाषा में वो वही टर्म यूज करते हैं। मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि कानून में भी बहुत सारे टर्म्स को कानूनी भाषा या कानूनी समझ से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसमें ऑफेंस और क्राइम उसी दुविधा में फंसा हुआ है। हम जो टर्म यूज करते हैं विधि के छात्र होने के मद्देनजर रखते हुए कि क्यों, बिकॉज वी आर दी स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, everyone who are whoever is watching this video is I'm believing that they are students of law। और अगर कोई नॉर्मली भी आप देख रहे हो तो ऑफेंस टर्म सिर्फ हम जो वकील हैं या जज हैं या जो कानून से रिलेटेड हैं लोग, उन्हीं को समझ में आता होगा कि ऑफेंस क्या होता है। सिविलियन ऑफेंस टर्म को बहुत टेढ़ा मेढ़ा यूज करता है, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं जो हमें समझ में आनी चाहिए। ऑफेंस एक बहुत ही जनरल टर्म है, हम लोग जनरली यूज करते हैं, मतलब सिविलियंस अगर आप देखो तो यूज करते हैं क्राइम। इसीलिए ये बहुत नॉर्मल है कि आप लोगों के सामने ये हमेशा दुविधा बनी रहे कि हमें क्राइम वर्ड यूज करना है कि ऑफेंस वर्ड यूज करना है, दोनों में से यूज क्या करना है, और क्या कोई डिफरेंस है, क्या हमें सोचना है इस शब्द को किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करने से पहले। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो क्या हम इंटरचेंजेबली इसको यूज कर सकते हैं। इंटरचेंजेबली मतलब जब हमारा मन करे क्राइम बोले, जब हमारा मन करे ऑफेंस बोले। और प्रॉपर टर्म क्या है, प्रॉपर लीगल टर्म क्या है। देखिए, जहां तक बात होती है किसी भी टर्म की कि इसको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, सबसे पहला आपका जो फैक्टर है या सबसे पहली खोज जो आपकी होनी चाहिए, the first discovery that you must make while you are student of law, you always become being the student of law, don't consider कि मैं LLB के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट ऑफ लॉ मतलब आप कानून सीखते ही हैं पूरी उम्र। जब आप कानून लॉ एज एन एकेडमिक जब आप उसमें आ जाते हैं तो पूरी जिंदगी आपको कानून सीखना ही, ये सीखने की प्रक्रिया बंद नहीं होती। और सब स्टूडेंट ऑफ लॉ ही हैं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ लीजिएगा,
या कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर किसी सेमिनार में कुछ स्पीच दे रहे हैं तो उनको जरा सुन लीजिएगा, बहुत ग्रेसफुली वो ये एडमिट करते हैं, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आई वुड लाइक टू से दिस, वो उस पराकाष्ठा पे बैठे हैं, उस चरम सीमा पे हैं, उस जेनिथ पे हैं जहां तक जाने के लिए हर किसी का एक सपना होता है कि मैं इस प्रोफेशन में वहां तक पहुंच जाऊं तो इसके ऊपर क्या है। वहां बैठ के जब वो कह रहे हैं कि वी आर एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो एवरीवन इज स्टूडेंट ऑफ लॉ, सो काइंडली डू नॉट कंसिडर इट टू बी ओनली पर्टेनिंग टू दी एलएलबी स्टूडेंट्स की एलएलबी एलएलएम कर रहे हैं वही स्टूडेंट ऑफ लॉ है, ऐसा नहीं। मैं भी स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि जब मैं टर्म लूं तो आपको कैसे समझना है। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि सबसे पहले यह देखिए कि किसी भी शब्द का प्रयोग अगर हो रहा है तो क्या यह शब्द का कहीं मेंशन है, कहीं पे लिखा हुआ है किसी भी एक्ट में, किसी सोर्स ऑफ लॉ में। सोर्स ऑफ लॉ क्या है हमारे लिए? एक्ट्स, जो स्टैट्यूट्स हैं, जो संसद या फिर विधानसभा जो कानून पारित कर रही है, उस कानून में, वो हमारे लिए कानून का सोर्स है, वहां से हम कानून समझते हैं, कानून निकालते हैं कि कानून लिखा कहां है। जो बोलते हैं ना कि किधर लिखा है, ये या तो वहां लिखा होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि किसी भी टर्म को समझने के लिए सबसे पहली खोज जो एक कानून के छात्र की होनी चाहिए वो ये कि कहां लिखा है। अगर लिखा है तो हम उसका इस्तेमाल करें। तो पहली खोज क्या है? कहां लिखा है। और उसके लिए पहले कहां जाना है? स्टैट्यूट्स में, मतलब जो कानून संसद ने बनाए या विधानसभा ने बनाए या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ने बनाए, गवर्नमेंट ने रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर्स ये सब बनाया, बाय लॉज बनाए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने, इन सब में खोजना है। दूसरा, जजमेंट्स में खोजिए। क्या जजमेंट में इस टर्म को कहीं ना कहीं डिफाइन कर रखा है, क्या मेंशन किया है, इसको समझाया गया है, इस कॉन्टेक्स्ट को यूज किया है क्या? जजमेंट्स में खोजिए। अगर आपको कानून में ना मिले तो जजमेंट्स में जाइए। जजमेंट्स मतलब केस लॉज। जजमेंट्स में आप जनरल ऑब्जर्वेशन में भी ढूंढ सकते हैं। केस लॉज तो एक्चुअली कभी मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, रेशो डिसरेंडाई एंड ऑबिटर डिक्टम में क्या फर्क है और क्या इसका मतलब है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लोगों को जजमेंट्स में किन एरियाज पे ध्यान देना है और किन एरियाज को सबसाइड कर सकते हैं और किन चीजों से एक्चुअली कानून मिलता है वो जानना बहुत जरूरी है। पूरा जजमेंट कानून नहीं होता। कानून वो है जो लागू किया जा सके। लागू रेशो होता है, रेशो डिसरेंडाई, द रीजन ऑफ द डिसीजन। कानून लागू वो करता है, पूरा जजमेंट लागू नहीं होता। पूरा जजमेंट कानून नहीं बन जाता। पूरे जजमेंट में तो बहुत सारी चर्चाएं भी हैं, वो चर्चाएं थोड़ी कानून बन जाएगी। कानून तो वो है जो हमें एनफोर्स करना है। इस पर भी चर्चा करेंगे किसी दिन। तो क्या है कि अगर आपको स्टैट्यूट में नहीं मिल रहा तो आप जजमेंट में खोजिए कि देखिए क्या ये शब्द का इस्तेमाल वहां हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं आपको डायरेक्टली इनके डेफिनेशन देके कुछ फायदा नहीं है अगर आपको ये नहीं पता कि आपको जब ये सवाल पूछना है तो उसकी खोज कैसे करनी है। आप खुद सशक्त बनिए और आपको यह तरीका पता हो कि किसी भी चीज को जानने के लिए क्या तरीका है। स्टैट्यूट में, केस लॉ में। केस लॉ के बाद आपके पास कुछ नहीं है। स्टैट्यूट और केस लॉ को समझने के लिए आपके पास कमेंट्रीज हैं, डाइजेस्ट है। कमेंट्रीज मतलब किताबें जो आपके सामने हैं, जो नाना प्रकार की किताबें आप पढ़ते हैं। जैसे आईपीसी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप केडी गौर, पीएसए पिल्लई, रतन लाल, धीरज लाल, इन सब पे आपकी नजर रहती है कि किताबें निकाल लीजिए, किताबों में पढ़ें क्या है। किताबों में क्या पढ़ने गए हो? कानून तो लिखा है स्टैट्यूट में, बेयर एक्ट में, जो बेयर एक्ट आपके हाथ में आईपीसी का कानून तो वहीं लिखा है। किताबें किस लिए चाहिए? किताबें उनके शब्दों को समझने के लिए चाहिए कि किसी ने अगर इसके बारे में कुछ बताया है तो कम से कम मैं वो देख लूं क्या बताया। इफ यू गेट दिस पॉइंट। तो अल्टीमेटली क्या करना है? हमें कानून में जाके देखना है
कि क्या इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अगर दोनों शब्दों का इस्तेमाल है तो हम दोनों शब्द यूज करें, और दोनों शब्दों का इस्तेमाल किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, क्या कोई फर्क है या एक ही है। तो जब हम ये खोज करने निकले तो हमें क्राइम और ऑफेंस के डिफरेंस का आइडिया हुआ, और किस शब्द को कहां कैसे इस्तेमाल करना है इसकी दिशा मिली। तो जब खोज करने निकले तो क्राइम वर्ड कहीं भी डिफाइंड नहीं था, नॉट डिफाइंड एनीवेयर। जब खोज करने निकले तो क्राइम वर्ड कहीं डिफाइंड नहीं मिला। सिर्फ कमेंट्रीज में, कमेंट्रीज मैंने बता दी क्या है। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कमेंट्रीज मतलब आपकी रेफरेंसेस हैं, जो बुक्स हैं जिसमें उस सब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट और उनके प्रोविजंस के बारे में चर्चाएं की गई हैं कि ये क्या होता है और आज इसको कैसे समझा जाता है, कहां तक पहुंच गए हम, उसकी डेवलपमेंट्स के बारे में चर्चा होती है। और एक अच्छा ऑथर एक अच्छी किताब लिख देता है और उसी का नाम हो जाता है। ये बात समझ में आई जी। तो क्राइम की जब टर्म की खोज करने निकले, क्योंकि आप यही पूछ रहे हो ना कि क्राइम और ऑफेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों सेम है, तो आप खुद कैसे इस सवाल का जवाब निकाल सकते हो, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और पूरे कानून में खाली इन दोनों का डिफरेंस नहीं, पूरे कानून में किसी भी टर्म के बारे में अगर आप जरा भी संशय रखते हैं या नहीं समझ में आती, सबसे पहले उसकी खोज करिए कि क्या किसी कानून में ये लिखा हुआ है। लिखा होने का मतलब होगा कि इसको डिफाइन किया गया होगा, नहीं तो किसी परिप्रेक्ष्य में इसको समझा गया होगा। तो अगर इसको समझा गया है तो कैसे समझा गया है, और अगर इसको परिभाषित किया गया तो कैसे परिभाषित किया गया है। वहीं से आपको समझ में आ जाएगी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है क्या क्या है और सिमिलैरिटीज क्या है। तो जब मैं क्राइम की डेफिनेशन देखने गया तो ये कहीं भी डिफाइंड हुआ नहीं मिला। क्राइम कहां डिफाइंड हुआ मिला, सिर्फ ज्यूरिस्ट की कमेंट्रीज में। ज्यूरिस्ट मतलब जो जो कानून में ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट को डेवलप करते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, जिन्हें थिंक टैंक्स भी बोला जाता है, कि जो कानून के छात्र होते हैं और कानून को डेवलप कराने के लिए, उसकी समझ को डेवलप कराने के लिए और उसकी समझ को बिल्ड करने के लिए, मतलब वो इंसेप्शन, वो अप्रोच जो आपको रखनी है किसी भी चीज के होने की, कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, द नो हाउस ऑफ द लॉ which is known as to develop the jurisprudence, that means develop the knowledge of law, वो काम करने वालों को ज्यूरिस्ट बोला जाता है। जैसे संभवतः जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं ये ज्यूरिस्ट ही हैं पैसिवली। और जो एकेडमिशियंस होते हैं, जो बहुत ही अच्छा योगदान अपना देते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में और कानून की समझ रखने में और कानून को बनाने में मदद करते हैं, जब प्रिंसिपल्स इवॉल्व होते हैं तो किन प्रिंसिपल्स पे हमें कानून बनाने हैं उसको बनाने में जो मदद करते हैं उनको ज्यूरिस्ट बोल दिया जाता है। वो बहुत ही अच्छे दर्जे के एकेडमिशियंस होते हैं। बहुत सारे हैं, इस देश में भी हैं और हर जगह हैं। आपने बहुत सारे नाम तो फॉरेन ऑथर, फॉरेन ज्यूरिस्ट तो आपने सुने ही हैं। कोई नेचुरल लॉ स्कूल में सुने हैं आपने, बहुत सारे ज्यूरिस्ट पे हिस्टोरिकल लॉ स्कूल में सुने हैं, तो ये सब ज्यूरिस्ट हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारे ज्यूरिस्ट हुए। जैसे हमारे लिए तो चाणक्य ही सबसे बड़े ज्यूरिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा नीति शास्त्र दिया, देश कैसे चलाना है, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसे रखनी है, तो ये कानून का ही तो परिप्रेक्ष्य है। इसको बताने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। वो हमारे लिए ज्यूरिस्ट बने क्योंकि उसको देख के हम अपने प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे करिए। ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्री लिखने वाले पुरातन काल से जितने भी हुए सब ज्यूरिस्ट ही हुए। ज्यूरिस्ट मतलब जो भी कानून बनाने के लिए, ज्यूरिस्ट बहुत अलग अलग डायमेंशंस है ना। तो हमारे लिए तो कानून की जो महत्व, जो 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 महत्व है वो कानून पे है। तो कानून से रिलेटेड अगर कोई भी कुछ अच्छा थॉट या प्रिंसिपल बनाता है तो हमारे लिए ज्यूरिस्ट हो जाता है। तो ज्यूरिस्ट के कुछ डेफिनेशंस निकले। जब ज्यूरिस्ट की डेफिनेशंस हमने पढ़ी, अब मैं एक दो डेफिनेशंस आपके लिए पढ़ देता हूं। बहुत ही बड़े ज्यूरिस्ट, एनालिटिकल स्कूल के
प्रिपाउंडर माने गए हैं, फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल माने गए हैं। बेंथम बोले ऑफेंसेस आर वॉट एवर द लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड फॉर गुड और फॉर बैड रीजंस। उन्होंने टर्म यूज किया ऑफेंसेस। अभी ऑफेंस पे हम आएंगे। मैं बेंथम की डेफिनेशन क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप एनालिटिकल स्कूल पढ़ते हो, सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल है, बहुत ही प्रैक्टिकल स्कूल है। अपनी क्रिटिसिज्म तो है, वो बात अलग है, लेकिन उसमें सबसे पहले बेंथम ही आता है, जिन्होंने थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर दिया था, थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, कि सब प्लेजर पेन पे चल रहा है काम। और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल सिचुएशन था, इसीलिए उनको एनालिटिकल साइंस, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का फादर माना जाता है। वो स्कूल शुरुआत वहीं से होती है, उनके थॉट की फिर आगे और एक्सपेंशन हुई। इन्होंने ऑफेंस वर्ड यूज किया, जबकि बाकी सब ज्यूरिस्ट ने क्राइम वर्ड यूज किया हुआ है। बेंथम ने स्टार्ट किया ऑफेंस से। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, यह अभी आपको समझ में आ जाएगा। कि बेंथम बोलता है ऑफेंसेस आर वॉट एवर द लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड फॉर गुड और फॉर बैड रीजंस। ऑफेंसेस वो हैं जो लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाने वाले जो बॉडी है, जो हमारा संसद हो गया, जो हमारी विधायिका है, वो कुछ अच्छे और बुरे रीजंस के लिए जो भी चीज मना कर दे कि ये नहीं करनी, उसको ऑफेंस बोलते हैं। मना कर दे कि ये नहीं करनी, बस इतना ही बोला है। ऑफेंसेस आर वॉट एवर द लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड, वॉट एवर लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड फॉर गुड और फॉर बैड रीजंस। अच्छे और बुरे कारणों से, अच्छे और बुरे कारणों से जो भी संसद ने, मैं संसद का नाम ले रहा हूं, लेजिस्लेचर विधायिका दोनों होती हैं, ठीक है, डुअल पॉलिटी है, वो इतनी बात आपको समझ में आती है। तो अच्छे या बुरे कारणों से जिस भी चीज को संसद ने रोक दिया कि ये मत करो, उसको ऑफेंस बोलते हैं। अगर मैं इस डेफिनेशन पे जाऊं, पहली बात तो ये ऑफेंस को डिफाइन कर रहा है, और ये ज्यूरिस्टिक डेफिनेशन है। ज्यूरिस्टिक मतलब किसी ज्यूरिस्ट ने दी है। क्या किसी कानून में लिखी है? नहीं। क्या किसी कानून में ऑफेंस टर्म डिफाइंड है? वो हां, कानून में ऑफेंस टर्म डिफाइंड है। हमारे लिए, इंडिया के लिए, जब हम पिनल कोड में जाते हैं या फिर क्रिमिनलिटी में जाते हैं, तो एक ऑफेंस टर्म बड़ा यूज होता है, वो डिफाइंड है। और ज्यूरिस्टिक डेफिनेशन बेंथम की ऑफेंस टर्म डिफाइन कर रही है। दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्या, दोनों का कोई प्रॉब्लम है, वो हम देख लेंगे। किसको मानना है ये भी समझ में आ जाएगा अभी, इसीलिए चर्चा है, और ज्यादा बड़ी चर्चा नहीं है। ऑस्टिन ने कैसे बोला, देखिए, ऑस्टिन कह रहा है अ रॉन्ग which is pursued at the discretion of injured party and his representatives is a civil injury. बेंथम की डेफिनेशन बहुत अधूरी है ऑफेंस टर्म को लेके। बेंथम के हिसाब से अगर हम ऑफेंस टर्म देखें, तो जो भी कानून में मना कर दिया गया है करने को, वो सब ऑफेंस है। और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव डेफिनेशन हो गई। इसीलिए ऑस्टिन ने क्या किया, ऑस्टिन ने एक डेफिनेशन दी जिससे कि आपको उसका एक एरिया पता चल सके कि ऑफेंस और क्राइम क्या है। देखें, पहले तो ये देखते हैं कि ऑफेंस वर्ड यूज किया है कि क्राइम वर्ड यूज किया है। ऑस्टिन कह रहा है अ रॉन्ग विच इज परस्यूड एट द डिस्क्रेशन ऑफ द इंजर्ड पार्टी। एक ऐसी गलती जो कि इंजर्ड पार्टी मतलब जिसको नुकसान हुआ है, जिसको दुख हुआ है, किसी के एक्ट से अगर किसी को दुख हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, तो वो इंजर्ड पार्टी हो गया। मुझे इंजरी हो गई ना, आपने मेरी प्रॉपर्टी पे आके एक रूम पे कब्जा कर लिया, तो मुझे इंजरी हो गई। इंजरी क्या हुई? यही कि मेरा हक था कि मैं वो कमरा इस्तेमाल कर सकूं, और मुझे इस्तेमाल करने को नहीं मिल रहा है, तो मेरी इंजरी है। लॉ में, कानून ने मुझे हक दिया था, किसी ने हक मेरा वो ले लिया, तो ये इंजरी है। पर अब मेरी मर्जी, वो कह रहा है डिस्क्रेशन ऑफ द इंजर्ड पार्टी। डिस्क्रेशन का मतलब चॉइस, मेरी मर्जी, मैं अगर चाहूं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूं, नहीं चाहूं तो ना करूं। अगर कोई मेरे कमरे पे आके कब्जा कर ले,
तो मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूं, चाहूं तो ना करूं। और जहां पर चॉइस होती है और जिसको इंजरी हुई वो प्रोसिक्यूट करता है, मतलब जिसको इंजरी हुई वो कोर्ट जाता है और उसके पास चॉइस है कि वो कोर्ट जाए या ना जाए, इसको सिविल रॉन्ग बोलते हैं। ये कह रहा है इट इज सिविल इंजरी, सिविल, सिविल वर्ड यूज किया उन्होंने, ये बहुत अच्छा है, बड़ा एक्ट है। और फिर बोले अ रॉन्ग विच इज परस्यूड बाय द सॉवरेन और हिज सबॉर्डिनेट्स इज अ क्राइम। यहां क्राइम वर्ड यूज कर लिया। क्राइम की डेफिनेशन या क्राइम टर्म को यूज करके ऑस्टिन ने बात समझाई है। एनालिटिकल स्कूल का ये मॉडर्न फाउंडर है। बेंथम के बाद ऑस्टिन ही माना जाता है द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। अ रॉन्ग विच इज परस्यूड बाय द सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब स्टेट मोटे तौर पे, और हिज सबॉर्डिनेट्स मतलब स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटैलिटीज, स्टेट एंड इट्स एजेंसीज, स्टेट या स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पुलिस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, जुडिशरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, एग्जीक्यूटिव पूरा स्टेट को रिप्रेजेंट ही करता है। और स्टेट क्या हुआ, सॉवरेन क्या हुआ, सॉवरेन का मतलब यहां पर सरकार, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं आपके, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल जो भी डिपार्टमेंट्स में जैसे जैसे भी हायरार्की ऑफ जॉब्स उनकी हैं और जो भी नौकरशाही उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद जितना भी ग्रुप ए बी सी डी एम्प्लॉयज लिए हैं, वो सब के सब कौन है, उनके काम को फैसिलिटेट करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं। उनमें से कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, जैसे कि ये ब्यूरोक्रेसी, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आईपीएस ऑफिसर्स, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, इनके एक्शंस जो हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए जब ये कुछ भी गलत करते हैं तो सीधा सरकार पे हमला होता है। अब कोई कहे कि भैया एसपी ने गलत किया है, तुम सरकार के पीछे क्यों पड़े हो, मंत्री जी के पीछे क्यों आ गए, होम डिपार्टमेंट गंदा है, सरकार बेकार है। अरे उस एसपी ने गड़बड़ करी है, उसको जाके बोलो। पर वो किसका है, वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सरकार का ही, वो एजेंट है। एक डीएम अगर आपके सामने खड़ा होता है तो जो वो बातें करता है वो आपको यही समझ में आता है कि ये सरकार की बातें हैं, ये शासन प्रणाली का तंत्र है जिसमें ये एक प्रतिनिधित्व कर रहा है, और ये जो बोल रहा है ये होगा। तो हमें सरकार से जितनी बातें हैं वो उनके थ्रू होती हैं और हमें जितनी बातें हैं वो उनके थ्रू सरकार को जाती हैं, इसीलिए वो एजेंट है। अगर ये लोग, कोई भी गलत हुआ, अगर ये लोग प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, मतलब अगर ये लोग एक्शन लेते हैं, तो मान लीजिए कि क्या है, क्राइम है। तो देखिए क्राइम की डेफिनेशन कैसे दी, वो रॉन्ग जिसमें सॉवरेन प्रोसिक्यूट करे, वो रॉन्ग जिसमें सॉवरेन प्रोसिक्यूट करे उसको क्राइम बोलते हैं। और जिसमें इंजर्ड पार्टी मतलब प्राइवेट पर्सन, मतलब मैं, जैसे मैं इंजर हुआ तो मैं अगर कोर्ट जा रहा हूं लेके उसको, या फिर मैं रेमेडी लेने गया हूं, तो उसको सिविल रॉन्ग बोलते हैं। क्रिटिसिज्म तो यहां भी है, बहुत अधूरी डेफिनेशन है, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। अगर आपने सीआरपीसी पढ़ा हो तो सीआरपीसी में कंप्लेंट प्रोसीजर्स हैं, कंप्लेंट प्रोसीजर में हमेशा एक इंजर्ड पार्टी आती है कोर्ट में, सेक्शन 2D और सेक्शन 200 आपने पढ़ा होगा, इंजर्ड पार्टी कोर्ट आती है। और वहां पर फिर भी उसको क्राइम ही माना जाता है। तो जरूरी नहीं है हमेशा स्टेट ही प्रोसिक्यूट करे, इंजर्ड पार्टी खुद भी आ सकती है। और ये सीआरपीसी में लिखा है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो क्राइम से ही रिलेटेड है। और सीपीसी में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं सिविल प्रोसीजर कोड में, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को लेके कोई भी सिविल इंजरी को सिविल कोर्ट्स में स्टेट प्रोसिक्यूट कर लेती है, जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस स्टेट प्रोसिक्यूट करती है। सेक्शन 91 92 पढ़ लेना आप सीपीसी का।
पब्लिक इंटरेस्ट के स्फीयर में अगर कोई सिविल इंजरी होती है तो स्टेट प्रोसिक्यूट वर्ड यूज करना थोड़ा गलत है, लेकिन स्टेट वहां पर इंस्टीट्यूट करती है सूट को। प्रोसिक्यूट वर्ड जो है ना, प्रोसिक्यूशन, ये क्रिमिनल से रिलेटेड है, ये सिविल में नहीं यूज किया जाता। हर वर्ड का अपना एक जगह है। मैं बड़ी जनरल पार्लेंस में बोल रहा हूँ, बट ये लॉफुली करेक्ट है, लॉफुली इनकरेक्ट है। प्रोसिक्यूट टर्म कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन यू आर डीलिंग विद क्रिमिनल लॉ। जब आप क्रिमिनल लॉ के दायरे में होंगे तो कोर्ट में करी हुई कोर्ट में जो आप कार्रवाई करेंगे उसको प्रोसिक्यूशन बोला जाएगा। लेकिन जब आप सिविल रेमेडीज या फिर सिविल लॉ के दायरे में होंगे, जब आप सिविल कोर्ट जाएंगे तो वहां पर प्रोसिक्यूट वर्ड यही नहीं यूज कर सकते आप, वहां का इस्तेमाल का प्रयोग वर्जित है। जैसे कि क्राइम और ऑफेंस वर्ड सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ में यूज हो सकता है, या मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स में या सेशंस कोर्ट में यूज हो सकता है, या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में यूज हो सकता है। सिविल प्रोसीडिंग्स में क्राइम और ऑफेंस वर्ड वर्जित है। ये वहां मिसनॉमर्स है, ये यूज ही नहीं कर सकते आप वहां पर, इनका वहां पर स्थान ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बहुत कॉन्फिडेंटली, क्योंकि ये टर्म पूरे सिविल लॉ में कहीं यूज नहीं किया हुआ है। जैसे डिक्री टर्म जो सेक्शन 2(2) सीपीसी में डिफाइंड है, डिक्री टर्म पूरे क्रिमिनल लॉ में कहीं यूज नहीं किया हुआ है, ना उसकी कोई जगह है, वो सिविल लॉ के लिए एक्सक्लूसिव है। सूट क्रिमिनल लॉ में नहीं यूज किया जाता, वो सिविल लॉ के लिए एक्सक्लूसिव है। क्या ये बात समझ में आई? बहुत सारा पोजिशनिंग होती है, माइंड इट। तो ऑस्टिन कह रहा है कि जो सॉवरेन प्रोसिक्यूट करे वो क्राइम है, जो इंजर्ड पार्टी अगर कोई सूट करे तो वो सिविल रॉन्ग है, जबकि ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। पर फिर भी हमें पता चला कि ऑस्टिन की डेफिनेशन के हिसाब से जो क्राइम क्या है, जिसको स्टेट टेक केयर करती हो, मतलब जहां पर स्टेट आ जाती हो, सॉवरेन प्रोसिक्यूट करता हो। यहां पर कहीं भी पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं करी, पब्लिक इंटरेस्ट या फिर एनी रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी की बात इसने नहीं करी। तो बहुत अधूरी डेफिनेशन है, पर कम से कम हमें बता रही है कि क्राइम क्या है। क्राइम वो है जिसको स्टेट प्रोसिक्यूट करे। अच्छा, और कोई डेफिनेशन भी है क्या जो हमें कुछ अलग कोई सेंटिमेंट दे दे क्राइम वर्ड का? स्टीफन ने डिफाइन किया है, जेम्स स्टीफन तो आप जानते ही होंगे, एविडेंस एक्ट के रचयिता हैं। उन्होंने डिफाइन किया है, क्राइम इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। क्राइम वर्ड यूज कर रहे हैं वो भी। बेंथम के अलावा जितने ज्यूरिस्ट हैं, आप कैनी ले लीजिए, कीटन ले लीजिए, मिलर ले लीजिए, पेटन ले लीजिए, ब्लैकस्टोन ने भी डिफाइन किया है। बेंथम के अलावा जितने भी ज्यूरिस्ट हुए हैं, सबने क्राइम टर्म को डिफाइन किया है, ऑफेंस टर्म यूज नहीं किया। स्टीफन ने क्या बोला? क्राइम इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। क्राइम वो एक्ट है जिसको कानून मना कर रहा है कि ये मत करो। अब कानून तो सिविल भी मना कर रहा है ना, सिविल रॉन्ग भी तो मना ही कर रहा है। कानून तो सब कुछ मना करता है। वो कहता है किसी के घर में ट्रेसपास मत करो, वो सिविल रॉन्ग है। वैसे क्रिमिनल ट्रेसपास भी होता है, लेकिन ट्रेसपास एक सिविल रॉन्ग भी है, टॉर्ट में है। टॉर्ट वाला वीडियो आपने सुना होगा, समझाया मैंने उसमें आपको थोड़ी बहुत चीजें। तो ट्रेसपास तो सिविल रॉन्ग भी है। अब मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर गया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल तो नहीं होता, पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं करना एक हिदायत दी गई है, तो यह भी प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। यू शुड नॉट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। हमें कैसे पता चलता है कि कानून मना कर रहा है? क्योंकि उसके खिलाफ रेमेडी है, उसके किसी भी एक्ट के खिलाफ अगर कोई रिलीफ होगी, कोई सैंक्शन होगा, जो आप कहते हैं डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शंस, ये सब रेमेडीज हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 रेमेडीज आपको मिलती हैं मोटे तौर पे, नहीं तो बहुत सारी हैं। कैंसलेशन भी है, रेक्टिफिकेशन भी है, रेस्टोरेशन भी है, बहुत सारी रेमेडीज और भी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। कभी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। क्लियर है ये बात? तो प्रोहिबिटेड तो सब कुछ है, कुछ
सिविल लॉ में है, कुछ क्रिमिनल लॉ में है। और ये हम समझ गए कि क्राइम टर्म जो है वो सिविल लॉ में यूज नहीं हो रहा है, कहीं भी यूज नहीं हो रहा। तो ये डेफिनेशंस हमें एक कैसा ओवरव्यू दे रही है समझने के लिए, ये बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है? क्राइम इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, पहले सिर्फ इतना बोला, फिर बोला एंड विच इज एट द सेम टाइम रिवोल्टिंग टू द मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। क्राइम एक ऐसी चीज है जो कानून ने मना की है कि मत करो, ये स्टीफन की डेफिनेशन है। क्राइम इज समथिंग, पहले तो टर्म क्राइम यूज करा, क्राइम इज समथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ, क्राइम इज समथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और साथ में क्या बोल रहा है? साथ में बोल रहा है एंड एट द सेम टाइम रिवोल्टिंग टू द मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, रिवोल्टिंग टू मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। वाह, बहुत बढ़िया। ये एक ऐसी चीज है जो कानून ने मना की है कि मत करो, और दूसरा साथ ही साथ ये भी देखना है कि ये ऐसे एक्ट्स हैं, ये उन चीजों को मना किया हुआ है जो सोसाइटी के मॉरल सेंटिमेंट्स को खराब करे। अब मोरालिटी तो बहुत एक्सपेंसिव टॉपिक है, बहुत सारी चीजें मॉरल सेंटिमेंट्स को खराब कर सकती हैं। जैसे कि अगर बच्चा आपकी बात ना सुने तो आपको ऐसा लगता है कि इसकी ये दंड का भोगी है, इसको पनिशमेंट देना चाहिए, क्या उसे क्राइम मान लेंगे? आपके पैर ना छुए तो आप उसे क्राइम मान लेंगे? बड़ों की रेस्पेक्ट ना करे, आप इसको क्राइम मान लेंगे? शर्मा जी का लड़का 2 लाख कमा रहा है, तुम 10 लाख क्यों कमा के लेके आ रहे हो, तुम घर के लिए किसी काम के नहीं हो, इसको क्राइम मान लेंगे? ये भी हो सकता है कि मॉरली इनकरेक्ट हो, टू नॉट अर्न प्रॉपर। आई बात समझ? मॉरल वैल्यूज को अगर हम मॉरल पेडिस्टल पे देखेंगे, नैतिकता के पेडिस्टल पे देखेंगे, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। फिर तो बहुत सारी चीजें मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी के खिलाफ हो जाएंगी और सब कुछ क्राइम मान लें, तो फिर वैसे भी सिविल रहेगा क्या? किस चीज को आप मॉरली रेप्रेहेंसिबल नहीं मानेंगे? हर चीज आपके लिए मॉरली रेप्रेहेंसिबल ही है। कॉन्ट्रैक्ट को ना तोड़ना भी तो मॉरल सेंटिमेंट कहीं ना कहीं सोसाइटी के खराब ही होंगे ना, कि भैया तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर उसको ब्रीच कर देंगे तो बड़ा नुकसान है सोसाइटी का। पर हम तो नहीं मान रहे उसको क्रिमिनल लॉ में, हम तो उसको सिविल रेमेडी देते हैं। बात समझ जाओ, ये ज्यूरिस्ट्स की डेफिनेशंस हैं क्राइम की। एक और पढ़ देता हूं, ब्लैकस्टोन की पढ़ देता हूं आपके लिए। ब्लैकस्टोन ने डिफाइन किया है एन एक्ट कमिटेड, ये सब ज्यूरिस्ट हुए हैं, ब्लैकस्टोन ने डिफाइन किया है, ही डिफाइंड इट एज एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ। मैं ये टॉपिक क्यों ले रहा हूं, इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो आपको क्राइम और ऑफेंस टर्म यूज करने का आज का कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा और इसको कैसे डील किया गया है लॉ में ये दिख जाएगा। दूसरा, अगर जुडिशरी में क्वेश्चन आया व्हाट इज क्राइम, व्हाट इज एन ऑफेंस एंड डिफरेंस बिटवीन दैट, जिसकी संभावना बहुत ही कम है पर पूछने वाले पूछ भी सकते हैं। डिफाइन क्राइम, हाउ क्राइम इज डिफाइंड, एंड व्हाट इज एन ऑफेंस, क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं? पूछ सकते हैं। तो दोनों ही चीजें टेक केयर हो जाएंगी, प्लस आपका एटीट्यूड बनेगा इन दोनों टर्म्स के लिए। प्लस ये थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है पढ़ना, जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको अपनी नॉलेज के लिए भी पता हो कि क्या आप ये टर्म वैसे ही यूज कर सकते हैं कि उसको किस तरीके से देखना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्राइम टर्म स्टैट्यूट में कहीं डिफाइंड नहीं है और कहीं किसी किसी केस लॉ में डिफाइंड नहीं है, तभी मैंने लिख दिया नॉट डिफाइंड एनीवेयर, क्योंकि हम पहले 2 चीजें देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ब्लैकस्टोन कैसे बोल रहा है? एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ, पब्लिक लॉ की वायलेशन बता रहा है। ब्लैकस्टोन कह रहा है कि कोई भी एक्ट जो पब्लिक लॉ की वायलेशन है, पब्लिक लॉ मतलब लॉ मेड फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। ही ऑल्सो डिफाइंड क्राइम एज
ये भी क्राइम वर्ड को डिफाइन कर रहा है। वायलेशन ऑफ द पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज ड्यू टू द होल कम्युनिटी, वही पब्लिक लॉ, पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटी टू कम्युनिटी। पब्लिक लॉ से आप आ जाएंगे पब्लिक राइट्स पे। पब्लिक लॉ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, पब्लिक मतलब कम्युनिटी, सोसाइटी एज अ होल, सबके इंटरेस्ट के लिए है। कुछ चीजें सिर्फ प्राइवेट लॉज के लिए होती हैं, जैसे आपकी जमीन और आपका घर, ये प्राइवेट लॉ है। सेल, मॉर्गेज, ये सब प्राइवेट लॉज हैं। इसमें पब्लिक का क्या है, पब्लिक के लिए आप क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है इसमें? पब्लिक इंटरेस्ट इस चीज में है कि उनको सही पानी मिले, उनको सही वातावरण मिले, उनको सही रोड्स मिले, उनको सही से रहने को मिले। और इसी में फिर वो पब्लिक वेलफेयर या फिर आप सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, कितने ही डायमेंशंस निकाल लीजिए, कभी इन पे भी चर्चा कर लेंगे। सोशल वेलफेयर क्या है, सोशल सिक्योरिटी क्या है। गेटिंग द पॉइंट? क्या बोल रहा है? वायलेशन ऑफ द पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज ड्यू टू द होल कम्युनिटी, कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी इन इट्स सोशल एग्रीगेट कैपेसिटी। वही घूम फिर के सोशल एज अ होल, एवरीवन एज अ होल, कम्युनिटी एज अ होल, सबके लिए अगर कोई कानून बना है, उस कानून का उल्लंघन क्राइम है। वो कानून, वो एक्ट जो उन कानूनों पे किया जा रहा है जिसमें मना किया गया है उसको करने के लिए, और वो कानून कैसे हैं? पब्लिक लॉज हैं, मतलब कम्युनिटी, सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं। जैसे ये क्राइम जो है, जो ऑफेंस आप टर्म पढ़ते हो, जिसमें आप मार काट मचा देते हो, किसी को हर्ट कर देना, किसी का ग्रेवेस हर्ट कर देना, हाथ काट देना, पैर काट देना, ये पब्लिक के लिए बना है, ये किसी प्राइवेट के लिए नहीं बना। क्योंकि ये सिर्फ एक प्राइवेट की जरूरत नहीं है कि मेरे हाथ पैर सलामत रहें, ये पब्लिक की जरूरत है, ये सोसाइटी एज अ होल और इस दुनिया की जरूरत है कि ह्यूमन रेस की सर्वाइवल के लिए ये एक्ट ना किए जाएं। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, स्टेट के खिलाफ ना आए, नहीं तो फिर क्या ही बचेगा। ऑफेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट स्टैम्प्स और कॉइन्स हैं, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, धर्म के रिलेटेड ऑफेंस हैं, कि ये सब चीजें ना करी जाएं, सोसाइटी पे डिसरप्शन आ जाती है। आप उठाइए कोई मुद्दा अभी धर्म का और देखिए क्या हालत होती है इस देश की। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। इसलिए ये पब्लिक लॉ बन जाता है, ये प्राइवेट नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पे सोसाइटी के सेंटिमेंट्स नहीं जुड़े, सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल है, करना है करो, नहीं तो मत करो। किसने कहा आपको इंश्योरेंस ले ही लो? मत करो कॉन्ट्रैक्ट। और ये इंडिविजुअल है, सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ का डिफरेंस। ऑल्दो और भी बहुत सारे प्लॉजिबल डिफरेंस है, मैं मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं। तो जब आपने ये 3-4 जुरिस्ट समझ लिए, ऑस्टिन, ब्लैकस्टोन, स्टीफन, बेंथम ने ऑफेंस वर्ड यूज कर लिया, लेकिन बेंथम अगर ऑफेंस वर्ड यूज करे ना करे, उसका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही अधूरा है। क्योंकि ये तो हर चीज जो कानून ने करने के लिए मना की गई है वो तो लॉ का एम्बिट है, मतलब उसमें आप फिर वो पर्टिकुलर टर्म ऑफेंस यूज करके कुछ नया नहीं कर रहे। ये तो रॉन्ग का एग्जाम्पल है। एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज अ रॉन्ग। रॉन्ग मतलब वो गलत है। अब वो गलत कैसा है? सिविल गलत है कि क्रिमिनल गलत है, ये नहीं बता रहे। क्योंकि सिविल क्रिमिनल का जो बाइफिकेशन है ये तो सच है, ये तो है ही, ये तो हर जुरिस्डिक्शन में है, हर कंट्री में है, हर कंट्री में है, अलग अलग हैं सिविल और क्रिमिनल दोनों अलग। एक प्राइवेट रेमेडी है, एक पब्लिक रेमेडी, इसीलिए पब्लिक लॉ। इनके डेफिनेशंस फिर ठीक हैं। ब्लैकस्टोन का डेफिनेशन ठीक है, स्टीफन थोड़ा बहुत ठीक बोल रहा है। मैं क्विकली बस आपको 1-2 डेफिनेशन और पढ़ देता हूं, जैसे कि मिलर की डेफिनेशन बड़ी अच्छी है इसमें, क्योंकि उसमें एक टर्म बड़ा यूज अच्छा किया हुआ है। ऐसे ही केनी की डेफिनेशन बहुत अच्छी है। मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आप इनकी डेफिनेशंस पे ध्यान दें, मिलर और केनी, इन दोनों की डेफिनेशंस को भी आप ध्यान दे सकते हो। अगर आप आंसर लिखना चाह रहे हो तो आप ऑस्टिन की डेफिनेशन से शुरू करके ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन पे या फिर स्टीफन की डेफिनेशन पे आ गए। स्टीफन की डेफिनेशन भी मॉरल सेंटिमेंट्स की बात कर रहा है, तो मॉरलिटी जो है बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म की को न्योता देती है।
तो ब्लैकस्टोन ठीक रहेगा। इसका मतलब आप अगर अपना आंसर लिख रहे हैं तो ऑस्टिन दे सकते हैं, ब्लैकस्टोन दे सकते हैं, और मिलर या केनी में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। अगर ये तीन डेफिनेशंस आपने रट ली तो अपना आंसर लिख लेंगे आराम से, और तीनों डेफिनेशन से आपको एक अच्छा क्राइम का डायमेंशन मिल जाएगा अगर आपको क्राइम ही डिफाइन करना है तो। इसका मतलब ये तीन ज्यूरिस्ट हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए कि ये तीन ज्यूरिस्ट से ऑस्टिन, ब्लैकस्टोन और मिलर या केनी में से जो भी आप याद रख सकें, इन तीनों को आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, इन तीनों की डेफिनेशन रट लीजिए, इन तीनों को लिख लीजिए, जिससे कि अगर क्वेश्चन आए डिफाइन क्राइम तो सबसे पहला क्या है, इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। एनीवेयर मतलब एनीवेयर इन स्टैट्यूट और केस लॉज। एनीवेयर मतलब एनीवेयर इन स्टैट्यूट, किसी कानून में नहीं है और किसी जजमेंट में भी नहीं है, केस लॉ भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? एनीवेयर इन द स्टैट्यूट और केस लॉ कहीं नहीं। However, the jurists have defined it in a particular way. For example, Austin has defined it in this way. Blackstone this, Miller Kenny this. Combined we can say so. जो भी इसमें हमारी एनालॉजी है, क्रिटिसिज्म है, उसको हम 2 पैराग्राफ में खत्म कर दे, क्राइम डिफाइन हो गया, खत्म। अब हम एक ऐसी एस्पेक्ट को देख रहे हैं क्राइम की जो केनी और मिलर में से, दोनों को पढ़ दूंगा मैं, लेकिन दोनों ही एक टर्म यूज कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत थी। क्यों? क्योंकि अभी पता चल जाएगा। केनी बोलता है क्राइम्स आर रॉन्ग्स हुज सैंक्शन इज प्यूनिटिव। ये बात बनी, मैं जरा रब कर रहा हूं। बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि केनी ने क्या बोला है। केनी कहता है crimes are wrongs, crime are wrongs। देखिए पहला टर्म कितना अच्छा है, क्राइम आर रॉन्ग्स। इसका मतलब बहुत सारी चीजें गलत हैं, उसमें से कुछ चीजें क्राइम हैं। इसीलिए जब बेंथम ने बोला ना एनीथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि हर चीज क्राइम नहीं बनती, हर चीज को क्राइम नहीं, हर एक्ट जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, हर जो गलत चीज है वो क्राइम नहीं होती। इसीलिए केनी ने क्या बोला, क्राइम्स आर रॉन्ग्स। कभी कभार बहुत बड़े बड़े ज्यूरिस्ट वो काम नहीं कर पाते जो ये आगे पीछे जमाए हैं, ये अच्छा काम कर जाते हैं, अच्छी डेफिनेशन दे जाते हैं। क्राइम्स आर रॉन्ग्स, ये समझ गए ना। क्राइम इस वेन डायग्राम में एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इनर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, बाकी सब रॉन्ग्स हैं, क्योंकि इसमें और सिविल रॉन्ग्स भी हो सकते हैं, टॉर्ट्स भी हो सकते हैं ना, वो सब इस क्राइम से बाहर है। और जहां तक रही टॉर्ट का सवाल, टॉर्ट तो वैसे भी ओवरलैपिंग करता है। क्लियर है? ये सब तो खैर हम बाद में बात करेंगे। क्राइम्स आर रॉन्ग्स, क्राइम्स कुछ ऐसी गलत चीजें हैं whose sanction is punitive, sanction is punitive, जिसका जो सैंक्शन है, सैंक्शन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस, जिसका मतलब होता है रेमेडी, कॉन्सिक्वेंस, रेमेडी, जिसकी रेमेडी क्या है, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट। देखिए जब टर्म्स आते हैं तो बात से बात बनने शुरू हो जाती है। अब पनिशमेंट वर्ड में अगर आपको समझाने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। पनिशमेंट से आप बस यही समझिए कि पनिशमेंट उस कैटेगरी की रेमेडीज को बोला जाता है जो हार्श होती हैं। हार्श मतलब कुछ ना कुछ नुकसान कराने के लिए होती हैं। नुकसान मतलब आपको फील हो कि ये मुझे क्यों करा जा रहा है, मुझे आप जेल में क्यों डाल रहे हैं, मुझ पे फाइन क्यों आपने रख दिया, मुझे मार क्यों रहे हैं, डेथ क्यों दे रहे हैं, मुझे आजीवन कारावास में डाल देंगे। पनिशमेंट देने के पीछे कुछ थ्योरीज हैं कि क्यों करी जाती हैं ये। आप बस ये समझिए कि पनिशमेंट मतलब एक हार्श रेमेडी होगी, एक हार्श कॉन्सिक्वेंस होगा, नॉर्मल नहीं होगा। खाली कॉम्पेंसेशन देके छोड़ नहीं देंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देके छोड़ नहीं देंगे, खाली कब्जे से बाहर निकाल के छोड़ नहीं देंगे, आपको और हार्श पनिशमेंट और हार्श एक कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, जेल में डाल देंगे, अरेस्ट करके ले जाएगा वो आपको।
बाकी सिविल केस में कोई अरेस्टिंग नहीं होती, वो बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है, कोई मैक्सिमम 3 महीना सिविल में। तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है भाई, बहुत एप्ट स्टेटमेंट आया है। क्राइम्स आर रॉन्ग्स whose sanction is punitive and in no way remissible by any private person। और प्राइवेट पर्सन इसको रेमिट नहीं कर सकता। रेमिट का मतलब रिड्यूस, प्राइवेट पर्सन इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो ये नहीं कहता कि छोड़ दो, अरे तुम्हारा है ही नहीं अरिना, तुम अपना काम करो। इसने जो हरकत करी है इसको पनिशमेंट मिलेगी ही, जब तक कि लॉ खुद आपको ना बोल दे कि आप इसमें सुलह कर सकते हो, जैसे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस हो गया, जब तक लॉ खुद ना बोल दे तब तक आपका कोई लेना देना नहीं, हम तो इसको पनिश करेंगे ही। बट इज रेमिसिबल बाय क्राउन अलोन। सिर्फ क्राउन, क्राउन मतलब स्टेट, सिर्फ स्टेट ही देखेगा। इंग्लिश ज्यूरिस्ट हैं तो यही टर्म यूज कर रहे हैं, सॉवरेन, क्राउन। क्या ये बात समझ में आई? रेमिसिबल बाय क्राउन अलोन मतलब स्टेट ही इस पे चर्चा कर पाएगा, स्टेट ही इसमें डिसीजंस ले पाएगा कि क्या करना है इसका। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के खिलाफ है, इफ रेमिसिबल एट लॉ। और यहां पर लिखा हुआ है हियर द वर्ड सैंक्शन मींस पनिशमेंट। खैर वो डेफिनेशन का पार्ट नहीं। क्विकली मैं आपको मिलर की डेफिनेशन भी पढ़ देता हूं। मिलर ने भी क्राइम ही वर्ड यूज किया है, क्राइम को डिफाइन किया है। क्राइम इज टू बी द कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट which the law forbids or commands under pain of punishment। वो भी यही बोल रहा है कि ये ऐसा कमीशन और ओमिशन है, ये एक ऐसा एक्ट है जिसको लॉ ने मना किया है कि ये मत करो नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। तो इसीलिए मिलर यूज करो या कैनी, आपकी मर्जी। आई वुड सजेस्ट कि आप कैनी यूज करो। ऑस्टिन, ब्लैकस्टोन और कैनी, इन तीनों को अगर आप डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, तो क्राइम की डेफिनेशन देने के लिए आपके पास ये 3 पर्याप्त हैं। और आइडिया डेवलप करके उसे एक्सप्लेन करने के लिए भी ये बहुत बहुत सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको किसी की डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं। मिलर क्या कह रहा है? टू बी क्राइम इज टू बी द कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स और कमांड्स under pain of a punishment to be imposed by the state by a proceeding in its own name। बिल्कुल सेम वही है ना, कि पनिशमेंट मिलेगा और स्टेट प्रोसिक्यूट करेगा। कैनी बेटर वर्डेड है, मिलर थोड़ा लाइट वर्डेड है, आप कैनी यूज करें। आई होप आपको क्राइम का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? क्राइम की डेफिनेशन, 3 डेफिनेशंस आपके जुडिशियल सर्विसेज में कंपटीशन के लिए काम की हैं और आपको इसका एस्पेक्ट समझने के लिए बहुत है। एक बात हमें क्लियर हो गई कि क्राइम वर्ड को डिफाइन किया गया है, ऑफेंस वर्ड को ज्यूरिस्ट नहीं यूज कर रहा है, वो सिर्फ बेंथम ने यूज किया। और बेंथम ने जिस हिसाब से ऑफेंस का टर्म का यूज किया है वो बहुत ही गलत अप्रोच है, क्योंकि उन्होंने तो साफ बोल दिया कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ, सिर्फ ये बोल के छोड़ दिया। ऑफेंस इज नॉट जस्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, देयर हैज टू बी अ कंपोनेंट ऑफ हु कैन प्रोसिक्यूट, दैट इज स्टेट। देयर हैज टू बी अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, दैट इज पनिशमेंट। जब आप ये 3 चीजें बना देंगे तो क्राइम की डेफिनेशन सही हो जाएगी। अब इससे पता क्या चलता है? ये जो टर्म है क्राइम, ये यूज किया गया है ये बताने के लिए कि ये वो एक्ट्स हैं जिनको क्राउन प्रोसिक्यूट मतलब स्टेट या सॉवरेन प्रोसिक्यूट करता है, या उसकी इंस्ट्रूमेंटैलिटीज प्रोसिक्यूट करती हैं, वो प्रोसीडिंग करती हैं। इंजर्ड पार्टी पर्सनली नहीं जाता कोर्ट में, स्टेट को प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये कैसा एक्ट होगा? ये स्टेट अगर इन्वॉल्व हो रही है तो ये पूरे देश को ही परेशान कर रहा होगा, इसका मतलब सोसाइटी एज अ होल परेशान हो रही है। क्राइम एक ऐसा एक्ट है या ओमिशन है जिससे पूरी सोसाइटी परेशान हो रही है, इसीलिए बोला जाता है क्राइम इज समथिंग अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज एज अ होल। इसलिए टर्म यूज करते हैं। ये क्यों पता चला? क्योंकि क्राउन प्रोसिक्यूट कर रहा है, सॉवरेन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और पूरे देश के लिए प्रॉब्लम है, पब्लिक लॉ है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए वो इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा, ये वो एक्ट बोले जाएंगे, क्राइम उन एक्ट्स को बोला जाएगा जिसमें पहला तो स्टेट, दूसरा पनिशमेंट मिलती है, मतलब जो कॉन्सिक्वेंस है, जो रिएक्शन है जो आपके खिलाफ होगा वो होगी पनिशमेंट।
और पनिशमेंट क्या होती है? हार्श। मतलब जब एक हार्श काइंड ऑफ रेमेडी मिलती है तो उसे क्राइम बोला जाता है। तो क्राइम एक बड़ी ही एक्सपेंसिव डेफिनेशन दी गई। अब आपसे यह पूछा जाए कि क्या क्राइम और ऑफेंस एक ही है, तो जब मैं ऑफेंस वर्ड पे जाऊं, अब समझ में आएगा ना आपको, जब मैं ऑफेंस वर्ड पे जाऊं और खोजूं कि क्या ये कहीं डिफाइंड है, तो मुझे ये डेफिनेशन मिल रही है। किसी और एक्ट में हो ना हो, हमें दो एक्ट से बहुत इंपॉर्टेंटली ये डेफिनेशंस मिलती हैं। दैट इज सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 2N ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 40 आईपीसी में ऑफेंस डिफाइंड है और सेक्शन 2N सीआरपीसी में ऑफेंस डिफाइंड है। दोनों में जबकि ऑफेंस का जो कॉमनैलिटी है वो सेम है, जो डिफरेंस है वो बहुत ऑब्वियस है। क्यों है देखते हैं, अगर उस पर चर्चा करने लायक हो तो बिल्कुल कर लेंगे। तो सेक्शन 40 आईपीसी और सेक्शन 2N सीआरपीसी दोनों ही ऑफेंस वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं। बेंथम जैसे ऑफेंस को डिफाइन कर रहा है वो सही नहीं है, इसीलिए हम वो टर्म इग्नोर करेंगे। अब आईपीसी कैसे डिफाइन कर रहा है जरा वो देख लें। आईपीसी कह रहा है एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लॉज 2 and 3। अगर आप अपना बेयर एक्ट पढ़ सकें तो भला होगा। इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 40 पे अगर आप आएंगे तो आपको डेफिनेशन दिखेगी ऑफेंस की। Except in the chapters and sections mentioned in clause 2 and 3 of this section, the word offense denotes, exceptions भी हैं वो छोड़िए, the word offense, what has been defined, what is the term that they are using in IPC and CRPC? It is offense. They're not defining the term crime. They're not defining the term crime. The word offense denotes a thing made punishable by this code. सेक्शन 40 क्या कह रहा है कि ऑफेंस क्या है? ऑफेंस इज अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। कौन सा कोड? आईपीसी। मतलब थिंग का मतलब है एक्ट और ओमिशन। कोई भी एक्ट या ओमिशन अगर पनिशेबल बनाया गया है, मतलब अगर उस एक्ट पे पनिशमेंट डाल दी गई है, सोचिए ये तो कैनी के भी डेफिनेशन से कम है, जबकि क्राइम में कैनी का डेफिनेशन अच्छा है। उसमें तीनों कंपोनेंट्स हैं, एक्ट ओमिशन भी है, रॉन्ग मतलब क्राइम इज अ रॉन्ग बता दिया, एक बड़ा एस्पेक्ट बताया, फिर सॉवरेन को और स्टेट को इन्वॉल्व कर दिया, दूसरा एस्पेक्ट बताया, और फिर पनिशमेंट इन्वॉल्व कर दी, तीसरा एस्पेक्ट बताया। कैनी की डेफिनेशन बहुत एप्ट है, पर वो क्राइम को डिफाइन कर रही है। अब बार बार आप यही देख रहे होंगे वो क्राइम डिफाइन कर रही है, ऑफेंस डिफाइन, क्या चल रहा है? दोनों में सेम है कि नहीं? अभी पता चल जाएगा ना आपको, सामने तो है आपके। अब आपको तरीका भी पता चल गया कैसे निकालना है, क्या करना है। और इसको बताने के बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्राइम ऑफेंस से डिफरेंस कब था, कैसे डिफरेंस था, यह भी मैं आपको अंत में बताऊंगा, क्योंकि उसका उतना रोल बचा नहीं। और आज हमें यह जानना है कि अभी के परिवेश में, in present context, if crime and offense can be used interchangeably or not, and can we say that the crime has been committed and offense has been committed, they mean the same? ये हमें बस खोजना है, उसी की खोज में हम थोड़ी बहुत एक चर्चा कर रहे हैं, हम तो निकाल रहे हैं उसका सॉल्यूशन। तो ऑफेंस वर्ड सेक्शन 40 में कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। थिंग मतलब कुछ भी जिस पे पनिशमेंट लगा दी गई हो इस कोड में, जैसे कि धारा 302, वहां पे लिखा हुआ है अ पर्सन हु कमिट्स मर्डर इज पनिशेबल विद डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब कोई भी पूछे कि कोई भी चीज पनिशेबल है, कैसे पता चलेगा? वो पनिशेबल तब बनती है जब उसके अगेंस्ट पनिशमेंट लिखा हुआ हो। अब पनिशमेंट क्या होती, कैसे पता चलेगा?
तो सेक्शन 53 जब आप आईपीसी का पढ़ेंगे क्या होता है पनिशमेंट, तो वो तो नहीं लिखा, डिफाइन तो नहीं किया, लेकिन बताया गया है कि सेक्शन 53 में 5 तरीके की कुछ पनिशमेंट्स हैं जो अगर वहां पर दी गई होंगी, मतलब कि ये करोगे तो ये मिलेगा, अगर इन 5 में से कुछ भी लिखा होगा तो वो एक्ट पनिशेबल माना जाएगा और उसी को ऑफेंस बोलते हैं। जब किसी एक्ट के अगेंस्ट पनिशमेंट आ जाए उस एक्ट को ऑफेंस बोल दिया जाता है। किसको ऑफेंस बोलते हैं? उस थिंग को, उस एक्ट को, उस ओमिशन को ऑफेंस बोलते हैं। ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। जिस भी चीज को पनिशेबल बना दिया गया है आईपीसी में उसको ऑफेंस बोलते हैं। खाली वो सिंगल एक्ट अपने आप में ऑफेंस नहीं है, एक्ट पे ऑफेंस तब बनता है जब एक्ट पे पनिशमेंट आ जाए। पनिशेबल मतलब पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट को डिफाइन नहीं कर रखा आईपीसी में, लेकिन पनिशमेंट कितने तरीके की होती है दे रखा है। तो मतलब उन 5 में से कोई भी नाम लिखा हो, ये 5 नाम हैं आपके, आप जानते हैं सब, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। इनमें से कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, और बहुत सारे आप लोग बहुत सारे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि फाइन कैसे पनिशमेंट हुई। फाइन में तो पैसा देना पड़ता है, बस फाइन दंड स्वरूप पैसा देना पड़ता है, किसी नुकसान स्वरूप नहीं देना पड़ता। मतलब ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि कोई नुकसान हुआ है, ये इस वजह से है कि आपने वो एक्ट किया है जो पनिशेबल है। तो जो फाइन होता है वो दंड स्वरूप मिलता है। जो नुकसान स्वरूप मिलता है मतलब आपका कोई नुकसान हो गया, आपके स्टेटस क्यू को रिकवर करना होता है, जिसमें उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेशन। और ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कॉम्पेंसेशन अलग है और दंड स्वरूप फाइन देना अलग है। फाइन एक दंड है, पनिशमेंट है। अगर कहीं पे लिखा हो कि इस एक्ट को करने पे फाइन लगेगा तो आपको दंड मिल रहा है। अब आप समझ लीजिए, जब आपका चालान कटता है तो चालान किसको बोलते हैं? चार्जशीट को। तो आप डेडलाइन जंप करते हैं तो चालान काटने आ जाते हैं। चालान क्या है? चार्जशीट। चार्जशीट कहां होती है? कहां लिखा है चार्जशीट नाम की कोई चीज? चार्जशीट का मतलब होता है पुलिस रिपोर्ट। चार्जशीट एज सच सीआरपीसी में कहीं यूज नहीं करी हुई है टर्म। ये भी वही झोल है जो हम क्राइम और ऑफेंस में कर रहे हैं अभी, चार्जशीट और पुलिस रिपोर्ट। चार्जशीट टर्म को यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट को ही चार्जशीट बोलते हैं। अब पुलिस रिपोर्ट 2 तरीके से जा सकती है आगे, एक चार्ज लगाती हुई और एक क्लोजर करती हुई, उसको एफआर बोलते हैं, फाइनल रिपोर्ट। दोनों ही टर्म यूज नहीं करे हुए, लेकिन वो चार्जशीट की ही पर एक तरह से पुलिस रिपोर्ट की ही 2 डायमेंशन है। पुलिस रिपोर्ट डिफाइंड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 2R ऑफ सीआरपीसी। पुलिस रिपोर्ट डिफाइंड है, टर्म हम यूज कर रहे हैं चार्जशीट। और इसी को जनरल पैरेलेंस में पुलिस वालों के बोलचाल में चालान भी बोला जाता है, या फिर हिंदी में कह लीजिए चालान भी बोला जाता है। चालान और चार्जशीट एक ही चीज है। तो जब आप रेड लाइट जंप करते हैं, या डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, या नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं, या हेलमेट के बगैर ड्राइविंग करते हैं, जूते नहीं पहनते बाइक चलाते हुए, हेडलाइट्स नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है, तो ये जब ऐसा एक्ट करते हो, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चला दी, तो आप पे चालान कटता है। मतलब क्या हो रहा है? चार्जशीट आ रही है। इसका मतलब आपको ये क्रिमिनल, आपने ऑफेंस किया है, क्योंकि वहां पर आपसे फाइन लिया जाता है। फाइन टर्म यूज करते हैं कि फाइन लगेगा, फाइन लगेगा। देखो सजा भी हो सकती है, इंप्रिजनमेंट होगी कहां? क्रिमिनल लॉ में। इसीलिए आप ये ऑफेंस करते हैं, आपको दंड स्वरूप वो पैसा देना पड़ता है। अब आप कह रहे हैं कि सर मैंने एक बात बताओ, रेड लाइट जंप करी, किसी का नुकसान हुआ क्या? पूरा खाली पड़ा था रोड, रेड लाइट जंप कर दी क्योंकि कोई नहीं, ना इधर से कोई आ रहा है ना इधर से कोई आ रहा है, मैं अपना चल दिया, क्या नुकसान है किसी का? क्या दिक्कत कर दी मैंने जो मुझसे पैसा ले रहे हो? ये दंड है, किसी के नुकसान को देख के नहीं हो रहा, ये दंड है। आपने ये कृत्य किया ही तो दंड मिलेगा ही, और वो दंड फाइन स्वरूप हो रहा है। फर्क समझ गए होंगे आप। तो इन 5 में से, मतलब मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, या फिर कारावास, या फिर फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेना, या फिर फाइन देना, पनिशमेंट है। जब भी किसी एक्ट के खिलाफ ये लिखा होगा कि ये मिलेगा, तो उसको माना जाएगा कि ये
ऑफेंस है। और इसका मतलब ये कैसा रॉन्ग है? ये वो रॉन्ग है, ऑफेंस एक वो रॉन्ग है, वो प्रोहिबिशन है लॉ की, या एक वो गलती है जिसके खिलाफ दंड मिलता है, जो अगर आप करें तो दंड मिलेगा। और इसको प्रोसिक्यूट कौन करता है? सीआरपीसी उठा के देख लीजिए। एक तरीका प्रोसिक्यूट करने का स्टेट के थ्रू भी है, जिसमें एफआईआर आप कराएंगे और स्टेट प्रोसिक्यूशन शुरू कर देगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पूरा बनाया हुआ है, अभियोजन अधिकारी बनाए हुए हैं, अभियोजन करने के लिए पूरा एक विभाग है। सेक्शन 24, 25, 25A ऑफ सीआरपीसी आप पढ़ लीजिए, आपको प्रोसिक्यूशन समझ में आ जाएगा क्या है। प्रोसिक्यूटर्स किसके लिए बनाए गए हैं? ये स्टेट ने नियुक्त किए हैं, जिससे कि आप अभियोजन कर सकें, इसलिए उनको अभियोजन अधिकारी बोला जाता है। तो ये स्टेट भी इन्वॉल्व हो गया इसमें जब सीआरपीसी पढ़ा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑफेंस क्राइम से रिलेट कर रहा है। ज्यूरिस्टिक डेफिनेशंस ऑफ क्राइम एंड स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस आर ऑलमोस्ट सेम। भले ही वो सारे ज्यूरिस्ट एक जैसी बात ना कर रहे हो, लेकिन हमें 2-3 ज्यूरिस्ट को पढ़ा तो आइडिया यही मिला, क्योंकि एक जगह कोई फिक्स तो है नहीं, और ज्यूरिस्टिक डेफिनेशंस जो है हमारे लिए मतलब रेफरेंसेस हैं, पर हम उनको कोट करने से पहले सारा कुछ समझाना पड़ता है। और हमारे लिए अब टर्म क्या यूज कर रहे हैं हम? ऑफेंस। सेक्शन 2NB ऐसे ही डिफाइन कर रहा है सीआरपीसी में। फर्क क्या है वो हमें शायद जाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी आपके लिए पढ़ देता हूं। एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, देखिए क्या लिखा है, एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ। एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, डिफरेंस क्या है वो आपको साफ साफ दिख जाएगा। देखिए अभी दिखा देते हैं। यहां पर एक्ट और ओमिशन वर्ड यूज किया है, यहां पर थिंग वर्ड यूज किया है। मैं थिंग वर्ड को ऑलरेडी एक्ट और ओमिशन बता चुका हूं। ये थिंग वर्ड जो है ये एक्ट और ओमिशन ही है, तो जो वहां लिखा था वो यहां लिखा है सेक्शन 2N में। इसका मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। एनी एक्ट में और ओमिशन मेड पनिशेबल इज अ थिंग मेड पनिशेबल, बिल्कुल सेम है। यहां पर लिखा है बाय एनी लॉ और यहां पर लिखा है बाय दिस कोड। मतलब ऑफेंस टर्म जब आईपीसी में पढ़ोगे, जब कहीं भी कहीं टर्म आएगा ऑफेंस, तो आपको यह समझना है कि आईपीसी ने, सिर्फ आईपीसी में जब आप पढ़ेंगे, यह भी ध्यान रखिएगा। अब वो मैं इंटरप्रिटेशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। होता क्या है कि जिस भी शब्द को आप जिस स्टैट्यूट में पढ़ रहे होते हैं वो उस स्टैट्यूट के लिए लागू होता है। तो जब आप आईपीसी पढ़ेंगे, जब भारतीय दंड संहिता पढ़ेंगे, तो उसमें जहां जहां ये टर्म आएगा ऑफेंस, जहां जहां ये टर्म ऑफेंस आएगा, वहां यही समझा जाएगा कि जो आईपीसी में पनिशेबल बनाया गया है, आईपीसी में उसी की बात कर रहे हैं। मतलब अगर पोक्सो में पनिशेबल बनाया गया तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी ऑफेंस है, वहां भी पनिशेबल बनाया गया किसी किसी एक्ट को। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्ट में भी बनाया गया है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी बनाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसमें बनाया गया है किसी ना किसी एक्ट को पनिशेबल। तो जब आप टर्म ऑफेंस पढ़ेंगे आईपीसी में, तो क्या ये एक्ट्स के ऑफेंसेस भी उसमें इंक्लूड होंगे? नहीं, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने कोड की बात कर रहा है कि जो आईपीसी में बनाए गए हैं उन्हीं को हम ऑफेंस मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आईपीसी। जो दूसरे किसी एक्ट में ऑफेंस बनाए गए हैं वो भी ऑफेंस हैं, लेकिन आईपीसी के पर्पस के लिए उनको हम ऑफेंस नहीं मानते। तो जब आईपीसी में ऑफेंस टर्म पढ़ोगे तो उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन सीआरपीसी एक ऐसा प्रोसीजर है जो हर क्रिमिनल स्टैट्यूट पे, सब्सटैंटिव लॉ पे अप्लाई करता है। मतलब भले ही पोक्सो एक्ट हो, मतलब भले ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो, मतलब भले ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो, मतलब भले ही प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात हो, या ये इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट की बात हो, इन सब में जो ऑफेंस बनाए गए हैं, जो प्रोसीजर आप फॉलो करोगे वो तो सीआरपीसी ही है। तो सीआरपीसी तो एक जनरल लॉ है ऑफेंस के मामले में, इसलिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? एनी लॉ। और ये यहाँ पे क्या लिख रहा है? इन आईपीसी ओनली। बस यही डिफरेंस है कि ये तो एनी लॉ की बात कर रहा है, भले ही वो आईपीसी ही क्यों ना हो। इसका मतलब आईपीसी
या फिर कोई स्पेशल लॉ या फिर कोई लोकल लॉ। स्पेशल लॉ लोकल लॉ क्या होता है, सेक्शन 41 42 आईपीसी में डिफाइंड है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनाया गया हो तो स्पेशल लॉ, किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाया गया हो तो लोकल लॉ। ऑफेंस टर्म डिफाइन कर रखा है। और सीआरपीसी में देखो, या आईपीसी में, सीआरपीसी तो जनरल है ना, सीआरपीसी तो हर क्रिमिनल स्टैट्यूट सब्सटैंटिव स्टैट्यूट पे लगेगा। तो इसका मतलब ऑफेंस टर्म सीआरपीसी से पढ़ लोगे तो हर एक की डेफिनेशन निकल आएगी, हर एक के लिए लागू हो जाएगी कि किसी भी स्टैट्यूट में किसी भी एक्ट या ओमिशन को पनिशेबल किया हो वो ऑफेंस होता है। तो ऑफेंस डिफाइंड है। और क्राइम भी यही सिचुएशन से गुजर रहा है। इसका मतलब क्या क्राइम और ऑफेंस को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? आपके लिए प्रेफरेबल यही होगा कि आप ऑफेंस टर्म यूज करिए। क्यों? क्योंकि स्टैट्यूट में वो टर्म यूज किया गया है और डिफाइन किया गया है। और बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ, वी शुड यूज ऑल दोस टर्म्स व्हिच आर डिफाइंड एंड प्रॉपर्ली यूज्ड इन द स्टैट्यूट एंड द केस लॉज। However, even to say that the crime has happened, it is not problem. It is not a problem. तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्राइम वर्ड भी यूज कर लें तो प्रेफरेबली आप ऑफेंस वर्ड यूज करिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल हुआ है, उसको डिफाइन किया गया। क्राइम वर्ड डिफाइन नहीं किया गया, प्लस क्योंकि स्टैट्यूट में नहीं है, केस लॉ में नहीं है डिफाइन डेफिनेशन कहीं, तो हमारे लिए तो ऑफेंस ही ज्यादा बेटर हुआ। लेकिन अगर आप यूज कर भी लेते हैं तो आज के परिवेश में, मतलब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, या फिर आप समझ लीजिए कोर्ट समझ जाती है, वकील भी समझता है कि क्राइम का मतलब ऑफेंस ही है। तो क्राइम एंड द टर्म ऑफेंस कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्राइम एंड ऑफेंस में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, और क्यों डिफरेंस नहीं है वो मैंने आपको सामने सामने समझा दिया सब। जाने से पहले, मतलब वीडियो एंड करने से पहले, क्या फिर भी कोई डेफिनेशन, अब सेक्शन 40 को मैं आपको एक्सपाउंड नहीं कर रहा हूं, उसमें जो बातें लिखी हैं वो इतनी जरूरत नहीं है। मेरा जो पर्पस था वो क्राइम और ऑफेंस के बीच का एक इंटरफेस जो है वो समझाने का था कि आप क्या ये टर्म इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो विद लॉजिक एंड विद प्रूफ आई हैव टोल्ड यू दैट दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। हाउएवर, बिकॉज ऑफेंस इज डिफाइंड, यू मस्ट प्रेफरेबली यूज दिस टर्म। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या कभी इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहा? इसके लिए छोटा सा बैकग्राउंड और फिर वो डिफरेंस। हां, कभी था। देखिए, मॉडर्न ज्यूरिस्ट जो थे उन सब ने तो आपको वही बताया जो आज ऑफेंस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो कोई परहेज नहीं है ये बोलने से कि क्राइम और ऑफेंस में कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन क्या था कि जब शुरुआत हुई थी ऐसे एक्ट्स की जो सोसाइटी को परेशान कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं लग रहे थे कि ये एक्ट जो है ये नहीं होना चाहिए, शुरुआत में बिल्कुल जब क्राइम का आप मान सकते हैं कि जब ज्यूरिस्प्रूडेंस शुरू हुआ हो, ऑफेंस टर्म जो है थोड़ा सा न्यू है, क्राइम वर्ड बहुत पुराना है। एंड माइंड इट, इवन इंडियन पीनल कोड इज फोकसिंग अपॉन पीनल। पीनल मीन्स पीनलाइजिंग, पीनलाइजिंग मीन्स पनिशमेंट। वो पनिशमेंट पे फोकस कर रहा है, इसलिए उसकी टाइटल क्या है? इंडियन पीनल कोड। सीआरपीसी में टर्म यूज किया गया है क्रिमिनल, जबकि ना क्राइम वर्ड डिफाइन किया ना क्रिमिनल वर्ड डिफाइन किया है। और क्रिमिनल का मतलब होता है अक्यूज्ड। यहां पर क्रिमिनल का मतलब है अ प्रोसीजर कोड पर्टेनिंग टू एन ऑफेंस, क्राइम, पर टर्म यूज किया क्रिमिनल। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मतलब ऐसा प्रोसीजर कोड जो क्राइम से डील करता हो। तो इसीलिए क्राइम वर्ड का एक है तो सही कहीं पे मेंशन, लेकिन वो क्रिमिनल के रूप में है, वो भी सिर्फ टाइटल में। इसके अलावा पूरे प्रोसीजर में आपको क्रिमिनल वर्ड यूज करता नहीं दिखेगा। पूरा सीआरपीसी पढ़ लीजिए, क्रिमिनल वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, ना क्राइम वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑफेंस वर्ड यूज कर रहे हैं, डिफाइन भी कर दिया है। मेरे ख्याल से अब काफी एक साहस आ गया होगा आपको समझने में। क्राइम का अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो बिल्कुल शुरुआत में आप समझ सकते हैं, जैसे हैमराबाई कोड से आप शुरू कर सकते हैं, या फिर वैदिक लिटरेचर में भी अगर आप क्राइम का देखें, अर्थशास्त्र में, या फिर जो भी उसके बाद स्मृतियां आई, तो उन सब में ये धर्मसूत्र जो धर्मशास्त्र हमारे थे, जिसमें धर्म का या कानून का ज्ञान थोड़ा बहुत लिखा है, उसमें अगर आप खंगालें तो
या फिर एंशिएंट इस्लामिक लॉ अगर आप देखें तो बहुत सारे जुरिस्डिक्शंस में आपको दिखेगा कि जो एक्ट्स आज पनिशेबल बनाए गए हैं उस वक्त उनको कॉम्पेंसेटरी बनाया गया था। कॉम्पेंसेटरी मतलब नुकसान के रूप में देखा जाता था और पैसा देके एब्जॉल्व कर देते थे। इसी को बोला जाता था ब्लड मनी। जैसे कि किसी का खून कर दिया और खून करने वाले के परिवार को जिसने खून किया है वो पैसा देते, तो वो मेजर करते थे भाई कितना पैसा किसके लिए किस चीज के लिए बनता है। तो पैसा देके भी छुट जाना मतलब पैसा देके उस एक्ट को कंटेन कर लेना भी एक पॉसिबिलिटी थी। उस वक्त कॉम्पेंसेशन का प्रक्रिया हुआ करती थी, मतलब नुकसान की भरपाई। इसको सिर्फ एक नुकसान स्वरूप ही देखते थे, वो ये नहीं देखते थे कि ये नुकसान नहीं है, ये सोसाइटी की पीसफुल एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए ना, अगर आप हो आपके पास 1000-2000 करोड़ रुपया, अगर सरकार एक मानक तय कर भी दे कि भैया किसी व्यक्ति को मारने पे जो दंड है, जो दंड ना मानिए, जो नुकसान है वो कितना ही आएगा, 2-3 करोड़ का आप मान लीजिए, तो आपके पास तो 1000-2000 करोड़ रुपया है। पैसिव इनकम आपने लगाई रखी है। आप साल में बिना कुछ किए भी अगर आप 100 करोड़ रुपया कमा लेते हैं, 1000-2 भाई 2000 करोड़ का अगर आप 5% भी करके चलो तो 10 करोड़ तो यही बन गया। 10 बना कि क्या 100 करोड़ बन गया भाई। 100 करोड़ रुपया साल तो आप ऐसे ही कमा लेंगे, 5% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो 100 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास कुछ ना करे हुए भी इतना पैसा है। और 100 करोड़ रुपया अगर उसमें से बजट निकाल के आप 10-20 करोड़ रुपए का निकाल दें कि 5 बंदे मार दिए तो 20 करोड़ से ऊपर तो मुझे नहीं देने पड़ेंगे, तो आप तो बस दिन भर यही काम में लगे रहेंगे। और आपने 100 करोड़ के बजट में 50 करोड़ का बजट कितना ही पलना है ना, 50 करोड़ का बजट निकाल दिया तो सोसाइटी की पीसफुल एग्जिस्टेंस नहीं हो रही है। बहुत ही अटपटा आपको एग्जाम्पल लगेगा, पर आप खुद ही सोच के देखिए, खुद ही सोच के देखिए ना कि अगर आपके पास पैसा हुआ तो फिर तो आप किसी को भी मार देंगे और पैसा दे देंगे। इसका मतलब आप अपने काम कराने के लिए सोसाइटी की पीसफुल एग्जिस्टेंस, ये एबोरेंट है, ये तो बहुत हाईली इमोरल है कि हम कॉम्पेंसेटरी करें इसको। इसीलिए धीरे धीरे ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ और पनिशमेंट देने का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो एक्ट है ना, ये छोटा मोटा एक्ट नहीं है किसी की लाइफ लेना। हु आर यू टू टेक द लाइफ? जब आपने लाइफ दी नहीं है तो आप ले कैसे सकते हैं? और सोसाइटी का पीसफुल एग्जिस्टेंस नहीं बनेगा अगर हमने इस पे हार्श रिएक्शंस नहीं दिए तो बहुत शुरू में कॉम्पेंसेटरी सैंक्शंस भी हुआ करते थे, मतलब पैसों से भी उनको भी क्राइम बोल दिया करते थे। इसीलिए क्राइम और ऑफेंस में अगर कोई डिफरेंस ट्रेस हो सकता है तो वो सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री में या फिर बैकग्राउंड में हो सकता है। बैकग्राउंड मीन्स है कि जब क्राइम की शुरुआत हुई, कि उसको आइडेंटिफाई करने की शुरुआत हुई, तो तब क्योंकि कॉम्पेंसेटरी नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंस था, इसीलिए क्राइम और आज के जो ऑफेंस का जो आप स्वरूप देख रहे हैं या फिर ऑफेंस की डेफिनेशन, वहां और उस क्राइम में डिफरेंस था। लेकिन जब आप क्राइम की डेफिनेशन पढ़ना शुरू करें, आपने देखा होगा बेंथम की डेफिनेशन भी हर रॉन्ग को ही क्राइम बोल रही है, मतलब ऑफेंस बोल रही है, जबकि ऑफेंस तो पनिशमेंट का और क्राउन का होना बहुत जरूरी है ऑफेंस के लिए। और बेंथम की डेफिनेशन तो हर गलती को ही ऑफेंस बोल रही है। ऑस्टिन की डेफिनेशन ऑलमोस्ट वो मॉरल सेंटिमेंट की बात कर रही है। आई बात समझ? मॉरल सेंटिमेंट तो बतेरी चीजों में होता है, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव था, तो उस एक्सपेंसिवनेस को बड़ा कंटेन करके, इसीलिए कैनी का या मिलर का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका सेक्शन 2N और सेक्शन 40 की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि उसको कंटेन किया जाए 3 फैक्टर्स में। वो 3 फैक्टर्स आपको समझ में आ गए, क्लियर है? तो शुरुआत में अगर आप देखें क्राइम का जो ओरिजिनेशन है कि कैसे उसको देखा गया, तो उस एक्ट, वो एक्ट जो आज ऑफेंस हैं लेकिन तब उसको कॉम्पेंसेटरी ही माना जाता था, या फिर कि अगर किया तो इसको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगी, ऐसा सिचुएशन अब नहीं है। अब इससे आगे बढ़ चुके हैं हम, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो। और इसी जगह पर आप क्राइम और ऑफेंस को डिफरेंस कर सकते हो। अदरवाइज आज, और अगर आपने डेफिनेशंस देख ली हैं, तो अब क्राइम और ऑफेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, यू कैन यूज देम इंटरचेंज। I hope you have understood the difference between
crime and offense, how it situates, and otherwise what is crime and offense. Thank you so much for today. We'll come up with another video with some other topic and we'll discuss.